चलो आज हम लोग बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के जो आगे के जो कार्य उसने किए थे ना, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि सांकेतिक मुद्रा का जो है चलन, सांकेतिक मुद्रा का चलन, इस वजह से थोड़ा सा चिपक जाता है। सांकेतिक मुद्रा का चलन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन में प्रारंभ में मुद्रा में कई सुधार किए, किंतु उसका सबसे साहसिक कार्य तांबे या कांसे का सिक्का चलाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बोले ठीक है, बोले ठीक है, ठीक है, मतलब तांबे का और कांसे का सिक्का। ठीक है, उसने ये आदेश दिया कि विक्रय क्रय में सांकेतिक मुद्रा को सोने या चांदी की मुद्रा के समान प्रचलित किया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों को अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है जैसे वाक्यों से अंकित करना। वाह, अपने आप को देखो, मान तो खूब रहा है ना, लेवल तो इसका बोल रहा है भगवान से, भगवान के बराबर है, मतलब भगवान के आसपास है या भगवान का जस्ट प्रतिनिधि बन रहा है अपने, है ना। भगवान का जो सुल्तान जो है ईश्वर की छाया है। ठीक है, हालांकि लेवल इसका बहुत चुतियापा का बहुत बड़ा था। ठीक है, फिर भी देखो शुभम जो है वो भी अपने आप को बहुत समझता है इस तरह से। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा जारी करने का कारण क्या था? देखो, सुल्तान अपनी विजय योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य की आय अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता था, जिससे एक विशाल सेना का निर्माण किया जा सके। सुल्तान को नए प्रयोग करने में रुचि थी, उस समय परिस्थितियां भी अनुकूल थी। मतलब कुल मिला के उसको रुचि थी नए नए प्रयोग करने में, वो देखना चाहता था कैसे करने से क्या होता है ना। चुल मची हुई थी तो पूरा कर लिया बस, और क्या। देखो अब योजना, अब ये तो बोले ना, इसके हाथों में कुछ सफाई नहीं है, ये कुछ भी करता है ना गड़बड़ ही होता है, इसके हाथों में मतलब वो नहीं है, ये अभाग्यशाली राजा मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो योजनाओं की असफलता के कारण, देखो मुद्रा के प्रचलन पर नियंत्रण का अभाव। यद्यपि सुल्तान की यह योजना उचित थी, मतलब बढ़िया तो थी कि भाई सांकेतिक मुद्रा, मतलब पर इसको कोई ये लोग नकली छापने लगे मेरे को। देखो, किंतु यह सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन पर नियंत्रण न रख सका। सांकेतिक मुद्रा पर नियंत्रण भी तो रखो, आप सिर्फ देखिए, आपने छाप के छोड़ दिया, अब आप कंट्रोल नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, है कि नहीं। सुल्तान सिक्कों की ढलाई को रोक ना सका, मतलब लोग फ्री में सिक्के डाल के फिर बेच रहे थे, पैसे कमा रहे थे। ऐसे सिक्कों पर कोई सरकारी मोहर या आदि का चिन्ह नहीं था, इसलिए लोग आसानी से सिक्कों की ढलाई करके सरकारी सिक्कों का स्थान चलाने लगे। एडवर्ड थॉमस ने इसके बारे में क्या लिखा, देखो बात, कितना बेवकूफ़ इंसान था। मतलब कोई सरकारी चिन्ह नहीं, कोई मतलब ऐसा, मतलब कोई विशेषज्ञता नहीं थी, तो लोग अपने घर पे सिक्के बनाने लगे। अरे किया है ना, कौन इसको राजा बना दिया, ऐसे गधे इंसान राजा बनते थे, ऐसे ही होता है क्या। सुल्तान, एडवर्ड थॉमस ने लिखा है कि सुल्तान ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जिससे राज्य के टकसाल व सिक्कों के साधारण कुशल कारीगरों द्वारा बनाए हुए निजी सिक्कों का मूल्य अंतर पर, मतलब जो नॉर्मली जो अपने घर पे बना रहे ना, निजी साधारण कुशल कारीगर जो बना रहे ना, वैसे तुम्हारे उसके यहाँ पे भी उसके राज्य के टकसाल के सिक्के भी वैसे ही हैं, तो अंतर करना पता ही नहीं चलता। अंत अनेक जाली टकसाल बनने लगे और भू राजस्व का भुगतान भी जाली सिक्कों से किया जाने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। सही बात है कि नहीं, इससे अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई भाई। जब नकली चलने लगेगा तो अर्थव्यवस्था तो कमजोर होगी ना। फिर समय की परिस्थितियों को ना समझ पाना, बेवकूफ़ था ही वो, एक नंबर का चोट्टा। सुल्तान की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह अपने समय की परिस्थितियों को ना समझ सका और ना ही अपनी सांकेतिक मुद्रा में जनता का विश्वास पैदा कर सका। सही बात है, उन परिस्थितियों को भी नहीं समझ सका और वो कभी भी जनता में अपना विश्वास पैदा ही नहीं कर रहा। वो तो था हरामजादा, ही तो वहाँ दबाव बढ़ा दिया, फिर वहाँ से लोगों को लेके आ गया, दिल्ली राजधानी चेंज कर रहा है ना। लोगों को उस पर गुस्सा था पहले से, अगर वो राजा नहीं होता ना, लोग उसका माथा फोड़ देते, बट वो किस्मत वाला था कि वो राजा था। खुरासान पर आक्रमण, अब देखो अब खुरापाती तो था एक, सुल्तान का खुरासान अभियान तर्माशरीन और मिस्र के सुल्तान के साथ मैत्री का परिणाम था। ठीक है, त्रिमैत्री संगठन, कौन कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, तर्माशरीन, नाम ही गजब इसका, तर्माशरीन और मिस्र के सुल्तान, इन तीनों का जो है मैत्री के कारण इसने खुरासान पे आक्रमण कर दिया। खुरासान के सुल्तान अब्बू सैयद के विरुद्ध बनाया गया था, अब्बू सैयद को पहलना चाहता था। ठीक है, बर्नी के अनुसार इस सैनिक अभियान के लिए एक बड़ी सेना, लगभग 3,70,000 सेना, मतलब कम से कम 4 लाख
खड़ी की गई सैनिकों को पूरे वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया गया। एक साल का पहले ही वेतन दे दिया। वाह क्या बात है, मतलब हाई लेवल है भाई इसका। अब लड़ाई करने के लिए जा रहा है, पैसे उसे पूरा खर्च कर रहा है। कालांतर में मध्य एशिया की राजनीति में परिवर्तन आ जाने से सुल्तान को खुरासान अभियान टालना पड़ा। वाह, मध्य एशिया की राजधानी में जो है परिवर्तन हो गया, इसलिए खुरासान में बोले नहीं, इसने कुछ किया ही नहीं। ये जो है ये सब भी काम इसने आधे छोड़े, ये टट्टू इंसान एक नंबर का। सुल्तान अपनी इस योजना में भी असफल रहा। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसने इसने सफल किया हो, मतलब बहुत कम ही चीज़ होगा मेरे को लगता है। सबसे असफल, इतना लंबे समय तक जिया और सबसे असफल रहता है। इतना असफल तो कोई भी नहीं है दुनिया में जितना ये था, शायद राजा होके भी। सोचो, कराचील का सैनिक युद्ध, इसको चील ही खा जाए साले कि नहीं, चील खा जाए तो मजा आ जाए। सुल्तान की अगली विजय योजना कराचील सल्तनत और चीनी मतलब साम्राज्य के बीच का जो क्षेत्र है, मतलब अपनी सल्तनत और चीनी जो है बीच का क्षेत्र है कराचील, ठीक है, इसका अभियान ये करना चाहता, किंतु इसका भी विनाशकारी अंत हुआ। प्रारंभिक विजय के बाद ठंड के मौसम में सैनिकों को काफ़ी क्षति हुई। बोलता है कि केवल 3 सैनिक को बच्चे रहने की बात की है, तो बर्नी सिर्फ 10 बोलता है ना। बर्नी बोलता है कि 10 लोग बचे थे, इवन बतूता बोलता है 3 बचे थे। तो अब पता नहीं है, बट वहाँ ठंड बहुत पड़ा, ऊपर गया है ना। ये तो हमारा दिल्ली और चीन और इसके सल्तनत के बीच में था, वहाँ गया इसको ठंड लगा, कड़कड़ा फट गई भाई लोगों के, समझा। दिमाग नहीं लगाया कि साला ऊपर जा रहा है तो ऊपर तो ठंड पड़ता है, साइबेरिया से आने वाली हवाएं है ना। बेवकूफ़ी तरह कराचील पे चला गया, कराचील पे लेके पिला गया, और क्या, ठीक है। अब देखो, अब आगे बात करते हैं दोनों अभियानों में असफलता के कारण अब क्यों इतना असफल हो गया ये। देखो, सुल्तान का विश्व विजेता बनने का विचार महत्वाकांक्षी हो सकता है, लेकिन अभियान से पूर्व परिस्थितियों का गलत आकलन इन अभियानों में असफल होने का मुख्य कारण। भाई तुमको पता है कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक स्थितियाँ तुमने पहचान नहीं। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत राजा भौगोलिक परिस्थितियाँ ना पहचानने के कारण, हालांकि साले उसने बोला कि भौगोलिक, दिल्ली को तो बोला था कि भौगोलिक के कारण मैं मान रहा हूँ, बात अलग है कि उसने भौगोलिक कारण माना या कोई कारण माना, पर उसने बोला कि बर्नी को बोला कि तुम भौगोलिक कारण लिखो, मैं भौगोलिक बोल रहा था। अब यहाँ पे भौगोलिक का ही नहीं पता उसको, बोला ना बेवकूफ़ एक नंबर का, ठीक है। अभियानों से पूर्व भौगोलिक कठिनाइयों के प्रति उदासीनता बरती गई। बोले न्यूट्रल, बोले कि भौगोलिक कारण क्या होता है, ये क्या होता है, लड़ोगे लड़ाई करो, भौगोलिक कारण का क्या टेंशन लेना, भौगोलिक कारण का टेंशन लेना, फाड़ दो सबको, बोलता है। फिर वहाँ गए एकदम कड़ा कर ठंड पड़े, सब लोग जम गए, बोले हालत खराब हुई। लोग बोलते हैं 3 ही लोग बचे थे। सोचो ये इतना हाल, ये बात पूर्णतः भुला दी गई कि हिमालय और हिंदू कुश, मतलब हिमालय को भुला रहा है, पागल है क्या एकदम। हिंदू कुश की पहाड़ी मार्गों से होकर ऐसी विशाल सेना का निकलना भी एक कठिन कार्य है। हिमालय को भुला रहा है, हिमालय पेल दिया, बोले साले तुम मेरे को बुलाओ, तुमको हम बताते साले ऐसे कर देंगे तुम्हारी, आओ तो सही एक बार। निकलना भी एक कठिन कार्य। ऐसा नहीं है कि बहन हिंदू जो हिमालय है या हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ से तो निकलना ही बहुत मुश्किल है, और तुम सोच रहे हो कि जीत लेंगे। अरे गजब। और उस सेना के भोजन एवं ऐसे दूरस्थ स्थल में जीवन की अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध करना भी कोई सरल कार्य नहीं था। ऊपर से भाई खाना वाना और कोई भी काम करना है, सुसु करना है, तो वहाँ पे भी बर्फ जम जाएगा तो क्या होगा ना। तो इस तरह से बहुत दिक्कत है, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक है ना। नोट क्या है, नोट में क्या दिया है कि इन असफल अभियानों के संदर्भ में बर्नी लिखता है कि, ठीक है, कि देश प्राप्त ना किए जा सके मुँह सुल्तान, जिनका मोह सुल्तान को था, मतलब वे देश प्राप्त नहीं किए जा सके जिनका मोह सुल्तान को तो बहुत मोह था, बहुत महत्वाकांक्षी था, बहुत ये था महत्वाकांक्षी, पर घंटा उसको कुछ नहीं मिला। उसको कुछ, उसने जितने भी काम किए सब चुतिया के चुतिया, उसके सब भंडूस इंसान था एक नंबर का। उसका कोष जो राजनीतिक शक्ति का सच्चा स्रोत था वह कर दिया गया, मतलब उसके कोष जो पैसे थे ना, जो जिसमें कुछ शक्ति था, राजनीतिक शक्ति था ना, वो खाली हो गया, ठीक है। सुल्तान के संबंध में एल्फिंस्टन के मत दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पागलपन का कुछ अंश था। पागलपन कुछ नहीं था, बेवकूफ़ था वो, उसको पता ही कुछ नहीं चलता था। पागल, चलो ठीक है भाई, पागल ही मान लेते, थोड़ा बहुत पागल होता है, पागल तो था ही उसमें, ये बात तो है। सही बोला भाई तुम्हारा, कहाँ एल्फिंस्टन, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बात बोला। एल्फिंस्टन बोला कि पागलपन था इसमें, क्या है ये वैसे कर रहा है बार, कभी इसका कोई सिक्का नहीं चल रहा है, इसकी सांकेतिक मुद्रा नहीं चल रही, ऐसे मतलब उस पर राज के चिन्ह नहीं लगवाए हैं।
और कभी खुरासान को पर आक्रमण करने सोच रहा है, आक्रमण करने की फिर रणनीति चेंज कर ले रहा है ना। क्या इसने क्या किया है? कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब अन्य कार्य देख लेते हैं, इसका थोड़ा बुराई कर देते हैं, फिर इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। क्या अन्य कार्य? संकट के समय कृषकों की सहायता प्रदान करने के लिए सुल्तान ने दीवान कोही नाम से कृषि विभाग को, कोही यानी कृषि, कोई तो किसान बने, आजकल तो यही सब लोग बोलते हैं ना, कोई तो दीवान बने, मतलब कोई तो किसान बने। कोई किसान बनना ही नहीं चाहता है, कोई कृषि विभाग में स्थापना करना ही नहीं चाहता है, तो कृषि विभाग की स्थापना की कोही करके, ठीक है। उसने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई। हुआ, क्या बात है, ये थोड़ा इसने बढ़िया किया, ये बढ़िया था। ABS अकाल राहत संहिता। सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए और अकालग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण यानी तकावी प्रदान की। वाह भाई वाह, क्या बात है, मज़ा दे दिया यार यहाँ पे तो, ये मज़ा दे गया लास्ट में, इसने बढ़िया काम कर गया। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक ने कुएं खुदवाए, खोदने के लिए बीज व हल खरीदने के लिए कृषि ऋण यानी वह सोन धर, जिसको सोन धर बोलते हैं, या सोना धर दिया सरकार ने। बोले कि धर ये है तो सोना, पर ये सोना मिलेगा एग्रीकल्चर वालों को नहीं सर, ऋण आता भाई। ये सोन धर क्या है? ये सोन धर कृषि ऋण है, टाइप ऑफ कृषि ऋण। ये सोन धर कोई सोना नहीं है, ये सोन धर किसानों के लिए सोना है, ये किसानों के लिए सोना बनेगा और ये किसानों के लिए ऋण के रूप में उपलब्ध होगा, ठीक है। ये प्रदान किया गया जब अकाल राहत होती थी, किसानों को दिक्कत नहीं हो बीज खरीदने में, इसलिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त किया और खुब्बा और सिक्कों में अपने नाम के बदले खलीफाओं का नाम अंकित करवाया। इसको पता था, अपने नाम पे इनको कॉन्फिडेंस नहीं था। इसका नाम था जोना खां उल्लुग खां। बोले साले नाम में उल्लू आ, तुम अपना नाम छपवाओगे? तुम्हारा औकात है? तुमने अपने बाप को मारा, हरामी इंसान, तुम अपना नाम मत छपवाओ, तुम खलीफा का नाम छपवाओ, ठीक है। उश्र एवं जकात छोड़कर शेष कर को समाप्त कर दिया। मतलब इस जकात भी पड़ा था और उश्र भी पड़ा था, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका टोटली हो गया मूल्यांकन। आप देखो इसके बारे में 1-2 कुटियापा है। अब थोड़ा बहुत बढ़िया बात कर लेते हैं, इसमें बहुत बुराई होगी नहीं। सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार एवं सहिष्णु था, ऐसे बोला जाता है, बट वैसे कुछ था नहीं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान ने अपने दरबार में जैन विद्वान जैसे जिन पर बसूरी, राजशेखर, इन सब का भी स्वागत किया था। भाई चल राजशेखर, ठीक है, जिन पर बसूरी, जैन धर्म को विद्वान जो थे उनको मानने के लिए, ठीक है। दिल्ली सुल्तानों का वह पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः होली में भाग लेते थे। क्या बात है यार, इसके लिए ताली बजा दो। होली खेल रहे यार, होली खेलने का पसंद था, खुद शौक था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को। क्या होली तो गड़ा के खेलता था, मतलब एकदम हैवी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए, है ना, पता है सर्वाधिक, क्योंकि ये जो था ना उतना कुछ कर नहीं पाया, तो इसलिए लोग बोले कि साले तुमने सांकेतिक सिक्का तुम्हारे अच्छे से चले नहीं, तुमने खुरासान पे युद्ध करना चाहा वो तुम्हारा चले नहीं, तुमने राजधानी परिवर्तित करना चाहा वो तुम्हारी हुई नहीं, तो बोले कि हड़ा ये चूतिया राजा है, इसलिए विद्रोह बहुत हुए, 22 विद्रोह हुए, ठीक है। कहीं पे 27 लिखे हुए, लेकिन 22 विद्रोह जो है अकेले दक्षिण भारत में हुए, ये ध्यान रखना, दक्षिण भारत में हुआ, ठीक है। अब जो है बात करते हैं कैसे इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। देखो 1351 में एक विद्रोह को दबाने थट्टा सिंध में जाते समय सुल्तान रास्ते में बीमार पड़ गया और अंततः मार्ग में, मतलब 1351 में सुल्तान की मृत्यु होगी। पहले बीमार पड़ा फिर वहीं मर गया, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए बदायूनी ने लिखा है कि देखो बहुत तो लोग तो करेंगे, नहीं बोलेंगे कि अरे यार वो तो मेरा सुल्तान था, इस पर क्या गलत बोलें, क्या मरने के बाद क्या नहीं बोलना चाहिए, नॉर्मली लोग बोलते हैं। बदायूनी बोले हम तो बोलेंगे बेटा, हम तो बोलेंगे, अरे एकदम गड़गड़ा के बोलेंगे, देखो अभी कैसे बोलते हैं, ठीक है। सुल्तान को उसकी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्या बात है, क्या लेवल लिखा, मतलब बोला कि ठीक है मर गया तो ठीक है, बढ़िया है। इससे क्या होगा ना कि प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई और सुल्तान को भी प्रजा से मुक्ति मिल गई। टेंशन था ना उसको कि भाई उससे के प्रति जब वो राजा बना था तो लोगों ने क्या नाम है कि पत्र भेजे थे उसके लिए, गलत है ना, मतलब उसमें तो जो उसकी निंदाकारी पत्र उसको भेजे थे,
तो बोले कि दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई, प्रजा को भी और इसको भी। ठीक है, अब चरित्र और कार्यों का मूल्यांकन हम लोग कर देते हैं। कार्यों का मूल्यांकन तो कर चुके हैं, वैसे कुछ खास कार्य उसने किए नहीं थे। ठीक है, जिससे उसका मूल्यांकन हो, तो फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र के संबंध में इतिहासकारों में विरोधाभास है। मतलब बोला कि कोई ठीक बताता है, कोई गलत बताता है, वही बोले है ना। इतिहासकारों ने एक वर्ग का मानना है कि वह बड़ा धर्मपरायण है, जबकि दूसरा वही निर्दयी, रक्त पिपासु और धर्म भ्रष्ट कहा है ना। बोलो रक्त पिपासु, खून चूसने वाला कुत्ता था वो, मतलब खून चूसने वाला कीड़ा था वो। शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक पूर्णतः असफल रहा। देख ही रहे हो ना भाई, पूर्णतः असफल रहा, कोई उसकी योजना नहीं। शासन के रूप में पूर्णतः असफल है। जिस समय वह गद्दी पर बैठा उस समय उसके साम्राज्य में लगभग समस्त उत्तर एवं दक्षिण भारत सम्मिलित था, किंतु उसने अपने ही दिल्ली तक अपने आप को दिल्ली तक समेट कर रखा। ठीक है, मतलब उसको पता था कि उसे कुछ होगा नहीं, वो जीत नहीं पाएगा, इसलिए दिल्ली में बैठा रहता था। कुछ विद्वानों ने उसे भाग्यहीन आदर्शवादी कहा। मैं बोला ना, उसके पास भाग्य नहीं था, है ना। वो कोई भी काम करता था, उसका भाग्य नहीं काम करता था। काम वो बहुत करता था, पर उसका भाग्य ही काम नहीं करता था, कहते हैं। ठीक है, वो भाग्य नहीं का भाग्यहीन आदर्शवादी था। इस दृष्टि से उसे महान व्यक्ति भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसको महान व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब आगे की जो कहानी है वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। लौटते हैं।